नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 की अर्थशास्त्र की किताब के कुछ बहुत जरूरी हिस्सों पर बात करेंगे। जी। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, इन पन्नों में जो ज्ञान है उसे बाहर निकालना और उसे उन सभी के लिए आसान और दिलचस्प बनाना जो रीट जैसे इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं या बस अर्थव्यवस्था को समझना चाहते हैं। और हम इसे रटने वाले तरीके से नहीं करेंगे, हम इसे एक कहानी से समझेंगे। सोचिए, एक आम सी कॉटन की टी शर्ट, अच्छा, वो खेत में उगने वाले कपास से शुरू होती है और आपके पहनने तक पहुंचती है। उसका जो सफर है ना, वो असल में पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था की कहानी है। क्या बात है, ये तो बहुत दिलचस्प तरीका है। तो चलिए इस टी शर्ट के सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये हमें विकास, रोजगार और बाजार के बारे में क्या सिखाती है। जरूर। बड़ी बड़ी सड़कें, ऊंची इमारतें, क्या हमारी किताब भी विकास को इसी नजर से देखती है या इसका नजरिया कुछ और है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं से असली समझ शुरू होती है। किताब साफ कहती है कि विकास सिर्फ पैसों का ढेर लगाना नहीं है। विकास एक प्रक्रिया है जिसमें लोगों की जिंदगी बेहतर होती है। मतलब उनकी आमदनी बढ़े, उन्हें अच्छी शिक्षा मिले और उनकी सेहत अच्छी रहे। अच्छा, तो ये तीनों चीजें। जी, ये तीनों चीजें मिलकर विकास की असली तस्वीर बनाती हैं। ठीक है, लेकिन देशों की तुलना करने के लिए कोई पैमाना तो चाहिए होगा। अक्सर राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम की बात होती है। जी हाँ। मतलब एक साल में देश की कुल कमाई। क्या ये विकास को मापने के लिए काफी है? ये एक शुरुआती बिंदु है, पर काफी नहीं है। राष्ट्रीय आय, जैसा कि किताब में बताया गया है, एक साल में देश में बनी सभी चीजों और सेवाओं की कुल कीमत है। इससे हमें अर्थव्यवस्था के आकार का तो पता चलता है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं बताता। हाँ, क्योंकि ये थोड़ा अधूरा सा लगता है। मान लीजिए एक देश तेल बेचकर बहुत अमीर हो गया, पर वहाँ लोगों की औसत उम्र सिर्फ 50 साल है। सही बात। और आधे से ज्यादा लोग पढ़ लिख नहीं सकते, तो क्या हम उसे सच में विकसित कहेंगे? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और यहीं पर मानव विकास सूचकांक यानी HDI की जरूरत पड़ती है। HDI? जी, HDI ये मानता है कि विकास का असली केंद्र इंसान है, पैसा नहीं। ये 3 पैमानों पर किसी देश को तौलता है। कौन कौन से? पहला, जीवन प्रत्याशा, यानी वहां के लोग औसतन कितना जीते हैं। ये सीधे सीधे स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बताता है। ठीक है। और बाकी दो, दूसरा है शिक्षा का स्तर, मतलब लोग औसतन कितने साल स्कूल जाते हैं। और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय, यानी हर व्यक्ति की औसत कमाई। बिल्कुल, जो उनके जीवन स्तर का अंदाजा देती है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। कुछ खाड़ी देशों को देखिए, तेल की वजह से उनकी राष्ट्रीय आय तो आसमान छूती है, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा के कुछ पैमानों पर वो श्रीलंका या हमारे केरल जैसे क्षेत्रों से भी पीछे रह जाते हैं। HDI हमें यही समझने में मदद करता है, सिर्फ तिजोरी भरी होना ही विकास नहीं है। मतलब उस पैसे से नागरिकों की जिंदगी कितनी बेहतर हो रही है, ये असली पैमाना है। एकदम सही। ये तो बहुत साफ हो गया। लेकिन एक और शब्द है जो आजकल बहुत सुनने को मिलता है, सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है कि आज की तरक्की की कीमत आने वाली पीढ़ियों को ना चुकानी पड़े? बिल्कुल, किताब में इसकी परिभाषा बहुत सुंदर है, लेकिन अगर आसान भाषा में कहूं तो इसका मतलब है ऐसा विकास करो कि अपने बच्चों के लिए भी कुछ छोड़कर जाओ। अच्छा। यानी आज हम सारे जंगल, सारा पानी, सारे संसाधन खुद ही खत्म ना कर दें कि आने वाली पीढ़ी के हाथ खाली रह जाएं। ये विकास में एक जिम्मेदारी का भाव जोड़ता है। सही बात है, विकास ऐसा हो जो टिकाऊ हो। तो हमने देखा कि विकास का मतलब लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना है, और लोगों की जिंदगी उनकी नौकरियों से, उनके काम धंधों से सीधी जुड़ी होती है। जी हाँ। तो सवाल उठता है कि ये नौकरियां आती कहाँ से हैं? यहीं पर अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रकों की कहानी शुरू होती है। अपनी टी शर्ट वाली कहानी पर वापस चलें। जरूर। हमारी टी शर्ट की कहानी शुरू होती है खेत से, जहां किसान कपास उगाता है। ये काम सीधे सीधे जमीन यानी एक प्राकृतिक संसाधन से जुड़ा है। ऐसे सभी काम जो सीधे प्रकृति से जुड़े हों, उन्हें हम प्राथमिक क्षेत्रक या प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। जैसे खेती, पशुपालन, मछली पकड़ना या खदानों से खनिज निकालना। बिल्कुल। और हमारी किताब एक बहुत जरूरी बात बताती है कि भारत में आज भी सबसे ज्यादा लोग इसी प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं, खासकर खेती में। हाँ, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की एक बड़ी सच्चाई है। हालांकि देश की कुल कमाई यानी GDP में इसका हिस्सा अब पहले से कम हो गया है। अच्छा। लेकिन रोजगार के लिए ये आज भी सबसे बड़ा जरिया है। अब खेत से कपास निकलकर कहाँ जाएगी? वो जाएगी एक फैक्ट्री में, जहां मशीनों से धागा बनेगा,
फिर कपड़ा और फिर हमारी टी शर्ट सिलेगी। बिल्कुल। तो ये जो फैक्ट्री है जहां प्राकृतिक उत्पाद यानी कपास का रूप बदलकर एक नई चीज मतलब टी शर्ट बनाई जा रही है, उसे हम द्वितीय क्षेत्र कहेंगे। जी, सेकेंडरी सेक्टर। हाँ। इसमें सारे उद्योग और निर्माण के काम आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्रक ने कच्चा माल दिया, द्वितीय क्षेत्रक ने उसे तैयार माल बना दिया। लेकिन टी शर्ट अभी भी फैक्ट्री में है, उसे मुझ तक यानी ग्राहक तक पहुंचाने के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा। एकदम सही। अब आता है तीसरा और सबसे दिलचस्प क्षेत्रक, जिसे तृतीय क्षेत्रक या टेशरी सेक्टर कहते हैं। इसे सेवा क्षेत्र भी तो कहते हैं। हाँ, सेवा क्षेत्र। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कोई चीज बना नहीं रहा है। आपने सही पकड़ा। ये क्षेत्रक कोई वस्तु नहीं बनाता, बल्कि सेवाएं देता है जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक की मदद करती हैं। जैसे टी शर्ट को फैक्ट्री से शहर तक लाने के लिए ट्रक की जरूरत होगी, ये परिवहन सेवा है। दुकान में उसे बेचने के लिए एक सेल्समैन चाहिए, ये व्यापारिक सेवा है। इस पूरे काम में पैसों के लेन देन के लिए बैंक की जरूरत होगी, ये बैंकिंग सेवा है। अच्छा, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सॉफ्टवेयर ये सब भी इसी में आएंगे? जी हाँ, सब सेवा क्षेत्र का हिस्सा हैं और पिछले कुछ दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा तेजी इसी क्षेत्र में आई है। तो हमारी टी शर्ट की कहानी ने तीनों क्षेत्रों को जोड़ दिया। खेत में कपास प्राथमिक, फैक्ट्री में टी शर्ट बनना द्वितीयक और ट्रक से दुकान तक पहुंचना और बिकना तृतीयक। बहुत साफ हो गया। जी। अब मान लीजिए मुझे वो टी शर्ट खरीदनी है, मुझे पैसे चाहिए। ये पैसा या जिसे हम मुद्रा कहते हैं, ये काम कैसे करता है? सुनने में बहुत मामूली लगता है, पर इसके बिना तो कुछ भी मुमकिन नहीं है ना। ये बिल्कुल भी मामूली नहीं है। मुद्रा आधुनिक अर्थव्यवस्था का इंजन है। किताब के मुताबिक इसके 3 मुख्य काम हैं। अच्छा। सबसे पहला और सबसे जरूरी है विनिमय का माध्यम, यानी ये खरीदने बेचने को आसान बनाता है। सोचिए अगर पैसा ना होता तो क्या होता? वस्तु विनिमय मतलब मुझे टी शर्ट के बदले दुकानदार को शायद 1 किलो गेहूं देना पड़ता। और क्या पता उसे गेहूं चाहिए ही ना हो। हाँ, बड़ी मुश्किल होती। बिल्कुल, मुद्रा इस मुश्किल को खत्म करती है। इसका दूसरा काम है मूल्य का मापक। ये हमें हर चीज की कीमत बताती है। जैसे ये टी शर्ट 500 रुपए की है। और तीसरा काम है मूल्य का संचय। आप पैसे को बचा कर रख सकते हैं ताकि भविष्य में कुछ खरीद सकें। गेहूं की तरह ये सड़ता नहीं है। ठीक है, लेकिन सोचिए उस फैक्ट्री के मालिक को अपनी फैक्ट्री बड़ी करने के लिए एक साथ बहुत सारे पैसों की जरूरत है, शायद 10 लाख रुपए। इतने पैसे तो उसके पास अभी नहीं होंगे। तब वो क्या करेगा? यहीं पर साख या क्रेडिट की भूमिका आती है ना? हाँ, साख या जिसे हम आम भाषा में लोन या उधार कहते हैं, वो अर्थव्यवस्था को गति देता है। किताब इसे ऐसे समझाती है कि साख एक समझौता है। समझौता? जी, जिसके तहत भविष्य में भुगतान करने के वादे पर आज आपको पैसा या सामान मिल जाता है। किसान को बीज के लिए, किसी को घर बनाने के लिए, सबको साख की जरूरत पड़ती है। और ये साख मिलता कहाँ से है? किताब में 2 तरह के स्रोतों की बात की गई है, औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनमें क्या फर्क है? ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। औपचारिक स्रोत वो हैं जो सरकार के नियमों के तहत काम करते हैं, जैसे बैंक और सहकारी समितियां। अच्छा, जिन पर रिजर्व बैंक की नजर रहती है। जी, इनकी ब्याज दरें तय होती हैं और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होती है। सुनने में तो यही बेहतर लगता है, लेकिन फिर भी हम अक्सर सुनते हैं कि गांवों में लोग आज भी साहूकार के पास जाते हैं, जो कि एक अनौपचारिक स्रोत है। ऐसा क्यों है? ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। देखिए, अनौपचारिक स्रोत जैसे साहूकार, दोस्त या रिश्तेदार, इन पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं होता। वो मनमाना ब्याज वसूल सकते हैं और उनकी शर्तें बहुत कठोर हो सकती हैं, जिससे कई बार लोग कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। तो फिर लोग उनके पास जाते ही क्यों हैं? क्योंकि बैंक से लोन लेने के लिए बहुत सारे कागजात चाहिए, कोई गारंटी चाहिए और उसमें समय भी लगता है। साहूकार बिना किसी कागजात के तुरंत पैसा दे देता है, लेकिन ये सुविधा बाद में बहुत भारी पड़ती है। मतलब सुविधा और सुरक्षा के बीच एक चुनाव है। एक तरह से, हाँ। अब अपनी टी शर्ट पर वापस आते हैं। मैंने टी शर्ट खरीद ली और अब मैं उसका लेबल देख रही हूँ। इस पर लिखा है मेड इन वियतनाम। इसका ब्रांड एक अमेरिकन कंपनी का है और ये बिकी भारत में है। एक छोटी सी टी शर्ट ने पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया। ये वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन का एक जीता जागता उदाहरण है ना? इससे बेहतर उदाहरण हो ही नहीं सकता। वैश्वीकरण का मतलब ही यही है, जैसा कि किताब में बताया गया है, विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और तकनीक का बिना किसी रोक टोक के आदान प्रदान। मतलब दुनिया एक वैश्विक गांव की तरह हो गई है। जी। और इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां या MNCs। ये क्या करती हैं?
MNC यानी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एक ऐसी कंपनी है जिसका कारोबार एक से ज्यादा देशों में फैला होता है। ये कंपनियां अपने दफ्तर और कारखाने उन देशों में लगाती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम, कच्चा माल और एक बड़ा बाजार मिल सके। जैसे मेरी टी शर्ट वाली कंपनी ने किया। बिल्कुल, आपकी टी शर्ट बनाने वाली अमेरिकी कंपनी ने वियतनाम में फैक्ट्री लगाई ताकि वहां के सस्ते श्रम का फायदा उठाकर उसे भारत के बड़े बाजार में बेच सकें। ये कंपनियां ही वैश्वीकरण की प्रक्रिया को चलाती हैं। लेकिन वैश्वीकरण को लेकर हमेशा दो तरह की राय होती हैं। मेरे लिए ग्राहक के तौर पे तो ये बहुत अच्छा है, मुझे दुनिया के सबसे अच्छे ब्रांड्स की टी शर्ट शायद कम दाम पर मिल गई। सही बात है। लेकिन मेरे पड़ोस में जो छोटा सा कपड़ा बनाने वाला कारखाना था, उसका क्या वो इस बड़ी MNC से मुकाबला कर पाएगा? यही वैश्वीकरण की दो धारी तलवार है। किताब में इसके दोनों पहलुओं को साफ साफ बताया गया है। फायदा यह है कि ग्राहकों को बेहतर क्वालिटी और ज्यादा विकल्प मिलते हैं, और जब ये MNCs देश में निवेश करती हैं तो रोजगार भी पैदा होता है। और नुकसान? इसका सबसे बड़ा नुकसान छोटे और स्थानीय उद्योगों को होता है। एक बड़ी कंपनी के विशाल बजट और आधुनिक तकनीक के सामने छोटे उत्पादकों का टिकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और कई बार उनके धंधे बंद हो जाते हैं। जी, तो एक संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। अब हम अपनी कहानी के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। मैंने वो विदेशी ब्रांड की टी शर्ट खरीद ली, मैं उसे घर लाई और पहली ही धुलाई के बाद उसका रंग उड़ गया। अब क्या? यहीं पर एक ग्राहक के तौर पर मेरे अधिकारों की बात आती है। बिल्कुल। इस पूरी आर्थिक व्यवस्था में बाजार में आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है उपभोक्ता, यानी कोई भी व्यक्ति जो पैसे देकर कोई चीज या सेवा खरीदता है। हम सब उपभोक्ता हैं। जी, और बाजार में होने वाली धोखाधड़ी से हमें बचाने के लिए एक बहुत मजबूत कानून है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, जिसे 2019 में और भी ताकतवर बनाया गया। अच्छा, तो मेरे पास कुछ अधिकार हैं। जी, ये कौन से अधिकार हैं जो मुझे इस खराब टी शर्ट के मामले में मदद कर सकते हैं? किताब में कई अधिकारों का जिक्र है, पर 4 सबसे प्रमुख हैं। पहला है सुरक्षा का अधिकार। यानी ऐसी चीजों से सुरक्षा जो आपकी जान या संपत्ति के लिए खतरनाक हो। दूसरा, और आपके मामले में सबसे जरूरी, जानकारी का अधिकार। मतलब मुझे उत्पाद के बारे में सही जानकारी पाने का हक है। बिल्कुल। अगर टी शर्ट के लेबल पर लिखा था फास्ट काला और रंग निकल गया तो आपके साथ धोखा हुआ है। और बाकी 2 अधिकार, मुझे याद है मैंने एक बार ऑनलाइन महंगे हेडफोन्स ऑर्डर किए थे और डिब्बे में एक सस्ता नकली प्रोडक्ट निकला। अच्छा। उस वक्त अगर मुझे अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं होता तो मेरे पैसे डूब जाते। ये अधिकार सिर्फ कागज पर नहीं है, ये हमारी मेहनत की कमाई को बचाते हैं। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। तीसरा अधिकार है चुनाव का अधिकार, यानी आपको अपनी पसंद की चीज चुनने की आजादी है। और चौथा सबसे ताकतवर अधिकार है शिकायत का अधिकार। तो मैं शिकायत दर्ज करा सकती हूँ? जी, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप उपभोक्ता अदालतों में अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं और मुआवजा पा सकती हैं। किताब में ISI और AG मार्क जैसे कुछ निशानों का भी जिक्र है, ये क्या है? ये गुणवत्ता बताने वाले सर्टिफिकेशन मार्क हैं। एक तरह की गारंटी है कि उत्पाद सरकार द्वारा तय मानकों पर खरा उतरता है। अच्छा, जैसे ISI बिजली के सामानों पर? जी, या हेलमेट पर। और AG मार्क आपको घी, मसालों जैसे कृषि उत्पादों पर मिलेगा। एक जागरूक उपभोक्ता को हमेशा इन निशानों को देखकर ही सामान खरीदना चाहिए। क्या बात है! तो एक टी शर्ट के सफर ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। हमने विकास के असली मतलब को HDI के जरिए समझा, हमने अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों को जाना, हमने देखा कि मुद्रा कैसे काम करती है और बैंक का कर्ज साहूकार से क्यों बेहतर है, फिर हमने वैश्वीकरण के फायदों और नुकसान को तौला, और अंत में एक ग्राहक के तौर पर अपने अधिकारों को पहचाना। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये सब आपस में गहराई से जुड़ा हुआ है, ये अलग अलग खाने नहीं है। कैसे? जैसे वैश्वीकरण की वजह से भारत का सेवा क्षेत्र तेजी से बढ़ा, और जैसे जैसे बाजार बढ़ा और अंतर्राष्ट्रीय होता गया, उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना और भी जरूरी हो गया, ताकि बड़ी बड़ी कंपनियां उनका शोषण न कर सके। एकदम सही। हर चीज एक दूसरे को प्रभावित करती है। आपने बिल्कुल सही कहा, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। और इस चर्चा को समाप्त करने से पहले हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं। जरूर। इन सभी आर्थिक अवधारणाओं को जानने के बाद ये सोचना कितना दिलचस्प है कि एक नागरिक के तौर पर हमारे छोटे छोटे फैसले, जैसे कि हम लोन बैंक से लेते हैं या किसी और से,
हम स्थानीय कारीगर की बनी चीज खरीदते हैं या किसी मल्टीनेशनल कंपनी की, ये व्यक्तिगत चुनाव मिलकर बड़े पैमाने पर पूरी अर्थव्यवस्था की दिशा को कैसे तय कर सकते हैं?